नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। कैलम की निगाहें सख्त हो गईं। तुम कौन हो? उसने पूछा। एक पल के लिए अरविंद सचमुच स्तब्ध दिखाई दिया। फिर वह जोर से हंस पड़ा। यह बहुत तेज और अनियंत्रित था, जिसकी गूंज आसपास के क्षेत्र में अजीब तरह से सुनाई दे रही थी। अरविंद कमर से थोड़ा झुक गया, एक हाथ घुटने पर टिका हुआ था और वह हंस रहा था। उसके कंधे हिल रहे थे। ये मेरी गलती है, उसने अंत में चौड़ी मुस्कान के साथ सीधा होते हुए कहा। यह पूरी तरह से मेरी गलती है। उसने माफी मांगते हुए सिर हिलाया। यह इशारा अनौपचारिक था लेकिन अजीब तरह से ईमानदार भी था। मेरी शिष्टाचार में कमी रह गई। मुझे अपना परिचय पहले ही दे देना चाहिए था। आवन ने अपना हाथ हल्के से अपनी छाती पर रखा। डायरेक्टर अरविंद, उन्होंने कहा। विराउंड्स एज के एडवांस्ड काउंसलर, ऑरोरा में स्थित 10 अवेकनर अकादमियों में से एक, और वही अकादमी जहां आपका छात्र पढ़ रहा है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कैलुम का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उनके स्तर का व्यक्ति, विशेषकर वह जो सीधे फेडरेशन के अधीन काम करता था, स्वाभाविक रूप से 10 अवेकनर अकादमियों के बारे में जानता था। भले ही विवरण अधूरे हों, भले ही उन्होंने कभी उनसे सीधे तौर पर संपर्क न किया हो, केवल नाम ही काफी मायने रखते थे। वे स्तंभ थे, स्वतंत्र शक्तियां जो फेडरेशन के साथ साथ अस्तित्व में थी, न कि पूरी तरह से उसके अधीन। विराउंड्स एज उनमें से एक था। और अरविंद, कैलम की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह पहली बार था जब उसने उस व्यक्ति को आमने सामने देखा था, लेकिन यह नाम उसके लिए अनजान नहीं था। बल्कि इसके विपरीत ऑरोरा के उच्च स्तरीय हलकों में निदेशक अरविंद के बारे में बहुत कम और हमेशा सावधानी से बात की जाती थी। वह व्यक्ति जो अर्धदेवता के पद के सबसे करीब है। साथ ही यह उन गिने चुने प्राणियों में से एक है जो उस युग से अभी भी जीवित है जब पहली बार मानव ऊर्जा का अवतरण हुआ था, जब प्रलय ने दुनिया को तहस नहस कर दिया था। शुरू से ही एक जुझारू व्यक्ति। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदे और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदे। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदे और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदे। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। उस एहसास ने कैलम के सीने में गहरा आघात पहुंचाया। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी की वजह यह नहीं थी। नरक में सभी को दबा दिया गया था और जैसे ही वे एक निश्चित स्तर से ऊपर होते, उन्हें उसी स्तर पर नीचे ला दिया जाता था। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में अरविंद कैलम से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अंततः किसकी जीत होगी यह अनिश्चित था। लेकिन असली समस्या ये भी नहीं थी। कैलम को लगभग असहनीय सिरदर्द देने वाली बात अरविंद का व्यक्तित्व था। आवन एक पागल आदमी था। इसका मतलब असंवेदनशील बहादुरी नहीं, बल्कि सचमुच का पागल होना है। सर्वनाश से पहले अरविंद को एक मानसिक संस्थान में रखा गया था और उसे कई विकारों से ग्रसित पाया गया था, जिनमें अन्य विकारों के साथ साथ विभाजित व्यक्तित्व भी शामिल था। कैलम को पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि अरविंद की अस्थिरता की जड़ उस समय एक शिक्षक के रूप में उसके पेशे से जुड़ी हुई थी। खंडित रिकॉर्ड और पुरानी रिपोर्टों के अनुसार अरविंद एक अग्निकांड में बच गया था, जिसमें उसे अपने छात्रों को, जिनमें उसकी अपनी बेटी भी शामिल थी, जलकर मरते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक पागल व्यक्ति इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा, और उससे भी बड़ी बात यह कि वह 300 साल बाद ऑरोरा के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। आवन स्वयं का परिचय देने के कार्य से प्रसन्न प्रतीत हुआ। उसकी मुस्कान थोड़ी नरम पड़ गई और लगभग चंचल सी हो गई जब उसकी नजर पल भर के लिए पास ही तैरते हुए बेहोश माइकल पर पड़ी। अच्छा, अब उसने हल्के से कहा, यह थोड़ा अजीब है ना? उसने कैलम की ओर देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि मुझे जिज्ञासा क्यों होगी, अरविंद ने आगे कहा। एक छात्र अकादमी की सुरक्षा में है, बेहोश है। फेडरेशन के एक शक्तिशाली संगठन द्वारा उसे नरक से बाहर निकाला जा रहा है। उनका लहजा दोस्ताना बना रहा, लेकिन उनके आसपास का माहौल अब कुछ सूक्ष्म रूप से अलग महसूस हो रहा था, मानो कोई मंच तैयार किया गया हो। तो अरविंद ने अपने हाथों को थोड़ा फैलाते हुए कहा, क्यों न हम इस बारे में बात करें? कैलम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अरविंद पर टिकी हुई थीं, दिमाग तेजी से चल रहा था। बहाने बनाना आसान था, इस आदमी को मनाना बिल्कुल अलग बात थी। माइकल को नरक की घटना का ब्यौरा देना होगा, कैलम ने अंत में शांत स्वर में कहा। इसमें दानव राजा के पतन से संबंधित मामले और कई अन्य विवरण शामिल हैं जो संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें बाहरी संगठनों को प्रकट करने की मुझे अनुमति नहीं है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। आवन बिना रुके सुनता रहा, उसकी मुस्कान जरा भी फीकी नहीं पड़ी। जब कैलुम ने अपनी बात खत्म की तो आवन ने धीरे से सिर हिलाया, मानो वह सचमुच स्पष्टीकरण पर विचार कर रहा हो। मैं समझ गया, उसने कहा। एक संक्षिप्त समीक्षा। उसकी निगाहें एक बार फिर माइकल के बेहोश शरीर पर टिक गईं, जो चुपचाप उनके बीच मंडरा रहा था। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, अरविंद ने सिर झुकाते हुए कहा। वह बेहोश क्यों है? कैलम के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह पूरी तरह थक गया था। कैलम ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने उसके इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर करने और आगे की क्षति को रोकने का निर्णय लिया। आवन ने धीरे से गुनगुनाया। दिलचस्प, उन्होंने कहा। आपकी ओर से बहुत ही विचारशीलता। अधिकार एक लचीली चीज है, अरविंद ने नर्म लहजे में कहा। फेडरेशन जो भी जानकारी चाहता है उस पर उचित माध्यमों से चर्चा की जा सकती है। विराउंड्स एज को नरक में घटी घटनाओं की जानकारी है और माइकल सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अकादमी के अधिकार क्षेत्र में एक छात्र है।
कैलम का जबड़ा कस गया। कैलम ने कहा, वह फिलहाल अकादमी में नहीं रह सकते। कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिनके लिए गोपनीयता आवश्यक है। ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनका असर एक से अधिक गुटों पर पड़ेगा। यह ऐसी जानकारी नहीं है जिसे मैं साझा कर सकूं। आवन की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तीक्ष्णता आ गई। और फिर भी उन्होंने कहा, आप बिना परामर्श के उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के। इससे मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती। वह एक कदम और आगे बढ़ा और माइकल के चारों ओर कैलम द्वारा अनजाने में फैलाए गए सूक्ष्म दबाव क्षेत्र के ठीक बाहर रुक गया। उसकी निगाहें तेज हो गईं, हालांकि उसकी मुस्कान सहज बनी रही। कैलम का लहजा ठंडा पड़ गया। आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। आवन खिलखिलाकर हंस पड़ा। शायद, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन यह मेरे काम का हिस्सा है। उसकी निगाहें एक बार फिर माइकल पर टिक गईं और पहले से कुछ अधिक देर तक वहीं ठहर गईं। माइकल अकादमी की सुरक्षा में है, अरवेन ने नर्म स्वर में कहा। यह सुरक्षा सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती क्योंकि फेडरेशन उससे सवाल पूछना चाहता है। अगर उससे पूछताछ की जानी है तो वह निगरानी में की जाएगी। कैलम ने अपने चारों ओर धीरे धीरे दबाव बढ़ते हुए महसूस किया। क्या तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? उसने पूछा। आवन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा। वह फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ तीखापन छिपा था। मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं कि आप उसे जगा दें। उनके बीच सन्नाटा छा गया। नरक की हवा और भी अधिक घुटन भरी होती जा रही थी। कैलम नहीं हिला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसा नहीं होगा। आवन की आंखें चमक उठीं। ओह, उसने धीरे से कहा, तो मुझे लगता है कि हम इस बातचीत के दिलचस्प हिस्से पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले कैलम की गति तेज हुई। कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। जैसे ही अरवेन के शब्द मुंह से निकले, हवा अंदर की ओर सिमट गई। एक अदृश्य दबाव ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ा और अंतरिक्ष कैलम की इच्छा के वश में सिकुड़कर सिमटने लगा। संपीड़ित बल की परतें एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गईं, जो हर दिशा से आरवेन की स्थिति की ओर अभिसरित हो रही थी। अपने कानून का इस तरह खुलेआम इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही मतलब था। कैलम पूरी ताकत लगा रहा था। आवन की मुस्कान गायब नहीं हुई। इसके बजाय उसका शरीर फट गया। जिस जगह पर वह मौजूद था वह जगह बिखर गई और पलक झपकते ही जहां एक आकृति थी वहां 5 आकृतियां खड़ी हो गईं। एक तो वही असली आरवेन था जो अब भी मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसकी आंखों में मौजूद पागलपन थोड़ा कम हो गया था और उसकी जगह एक बेचैन कर देने वाली शांति ने ले ली थी। बाकी 4 गलत थे। दोनों का चेहरा और हाव भाव एक जैसे थे, फिर भी उनकी आभा बिल्कुल अलग थी। एक का चेहरा खाली खाली सा लग रहा था, आंखें कहीं टिकी हुई थी, मानो दुनिया से उसका कोई वास्ता ही न हो। दूसरे से निर्मल अलगाव झलक रहा था। तीसरा हल्का हल्का कांप रहा था, होंठ फड़क रहे थे। और आखिरी वाला तो बिल्कुल पागलपन भरा लग रहा था। अरवेन ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी, दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखें उन्मादी आनंद से चमक रही थी और उसके चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। उसकी आभा हिंसक, अस्थिर और उग्र रूप से उमड़ रही थी, जो उन पर पड़ रही संपीड़ित हवा से टकरा रही थी। आग की लपटें उठ उठीं। आवन द्वारा लगाई गई आग अनियमित और उग्र थी, जो कैलम के वायुदाब के विरुद्ध घूमती हुई बिना किसी नियम या नियंत्रण के जल रही थी। जहां संकुचित वातावरण को सब कुछ कुचल देना चाहिए था, वहीं लपटें उसे चीरती हुई भीषण गर्मी और विकृति के विस्फोटों में हमले को बिखेर रही थी। ये झड़प बाहर की ओर फैल गई। कैलम का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। अब उसे याद आ गया, जिन टुकड़ों को उन्होंने पहले अफवाहें कहकर खारिज कर दिया था, उनसे और अधिक विवरण सामने आए। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टर आरवेन का नियम अराजकता के व्यापक नियम से जुड़ा हुआ था। एक ऐसी शक्ति जिसने उसके 2 व्यक्तित्वों को शारीरिक रूप से प्रकट होने की अनुमति दी, जिनमें से प्रत्येक उसकी शक्ति के एक अलग पहलू का उपयोग करता था। प्रत्येक व्यक्तित्व कुछ अलग शक्ति का प्रयोग करता था। अब उसके सामने खड़ा व्यक्ति, वह पागल, विनाश का साक्षात अवतार था। आग। कैलम ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। हवा माइकल के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से संघनित हो गई क्योंकि वह पलटवार को झेल रहा था। उसकी निगाहें बचे हुए अरवेन्स पर पड़ी और उसने देखा कि बाकी लोग बस चुपचाप देख रहे थे, मानो इस लड़ाई से उनका कोई लेना देना ही न हो। असली आरवेन चुपचाप दिलचस्पी से देख रहा था। पागल अरवेन हंस पड़ा। कैलम ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, उसकी आंखें ठंडी थीं। हंसी की गूंज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाकी लोग हिलने लगे। कांपते हुए अरवेन ने आगे कदम बढ़ाया। उसके कंधे झुके हुए थे, बाहें थोड़ी अंदर की ओर मुड़ी हुई थी, मानो वह किसी ऐसी चीज का सहारा ले रहा हो जिसे केवल वही महसूस कर सकता था। उसकी आंखें एक पल के लिए कैलम की ओर घूमी, फिर तुरंत ही हट गईं। एक तीव्र, सहज भय से भरी हुई थी जो लगभग संक्रामक प्रतीत हो रहा था। तापमान में गिरावट आए, हवा में पाला छा गया। हल्की धुंध बाहर की ओर फैल गई, अपने साथ एक चुभने वाली ठंड लेकर आए जो त्वचा से कहीं अधिक गहराई तक समा गई। बर्फ, लेकिन ये साधारण मौलिक बल की तरह निर्मल तीक्ष्ण ठंड नहीं थी। जैसे ही पाला फैला, कैलम ने इसे महसूस किया। उसके सीने में एक हल्की सी जकड़न, एक धुंधली सी झिझक, अनचाही और अवांछित, उसके विचारों के किनारों को खींच रही थी। उस अरवेन से निकलने वाला डर केवल अस्तित्व में नहीं था, वह बाहर की ओर फैल रहा था, वातावरण में समा रहा था। भावनाओं को मूर्त रूप दिया गया। एक पल के लिए कैलम को लगा कि वह खुद को मार डाले। कैलम की आंखें पल भर में तेज हो गईं। उसकी इच्छा शक्ति प्रज्वलित हुई। उसके चारों ओर हवा गर्जना करने लगी क्योंकि उसने उस रेंगती हुई अनुभूति को जड़ पकड़ने से पहले ही कुचल दिया। इसके परिणामस्वरूप माइकल के चारों ओर दबाव क्षेत्र घना हो गया, जिसने उसे न केवल ठंड से बल्कि उसमें समाहित भावनात्मक प्रभाव से भी बचाया। कांपते हुए अरवेन प्रतिरोध का सामना करते ही सहम गया। उसके पैरों के नीचे बर्फ की दरारें पड़ गईं। मुझे ये पसंद नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बर्फ हिली, लेकिन पिघली नहीं। उसी समय खाली खाली से दिख रहे आरवेन ने अपना सिर उठाया।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें बेजान और दिशाहीन थीं, मानो उसके सामने कुछ भी मौजूद न हो। उसने धीरे से एक हाथ उठाया, उंगलियां ढीली और लापरवाह थीं। उसके सामने का स्थान विरल होता चला गया। हवा स्वयं ही अपना सार खोती हुई प्रतीत होने लगी, खोखली और कमजोर होती हुई, मानो वास्तविकता को खुरचकर हटा दिया गया हो और उसकी जगह नाजुक वस्तु छोड़ दी गई हो। एक संकरा खाली गलियारा बन गया। इसके भीतर फंसी हर चीज आगे की ओर खींच गई और एक शांत लहर की तरह आगे बढ़ गया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई गर्जना नहीं हुई, बस अचानक त्वरण हुआ क्योंकि पदार्थ को न्यूनतम प्रतिरोध की रेखा के साथ घसीटा गया, सीधे कैलम की ओर। कैलम ने अपनी कलाई घुमाई, हवा घनी बाधाओं में संघनित हो गई जो गलियारे में जोर से बंद हो गई, लेकिन हमले की सटीकता ने अभी भी उसकी बाहों के बीच एक पतली रेखा खींच दी। ठंडे स्वभाव वाले अरविंद ने अगला कदम उठाया। आसपास की हवा थमसी गई, गति मानो थमसी गई, लपटों की गर्मी मंद पड़ गई, बर्फबारी धीमी हो गई, यहाँ तक कि अराजक अरविंद की आग भी टिमटिमाने लगी। कैलम ने सहज रूप से अपने वायु नियम का विरोध महसूस किया। दबाव की परतें एक विरोधी स्थिरता के विरुद्ध रगड़ खा रही थी जो हर चीज को शांत आज्ञाकारिता में समतल करने की कोशिश कर रही थी। 4 अभिव्यक्तियां, एक ही खंडित इच्छाशक्ति की 4 अभिव्यक्तियां। अंततः असली अरविंद ने शांत, लगभग सौम्य स्वर में बोलना शुरू किया। अब संभलकर उसने नरमी से कहा, अगर तुम सब एक साथ खींचोगे तो लड़के को चोट लग जाएगी। पागल अरविंद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही उसने दोबारा हमला किया, आग की लपटें और तेज हो गईं और उसके गले से बेहिचक हंसी फूट पड़ी। कैलम ने धीरे से सांस ली। उसे नरक में आने पर पछतावा होने लगा था। कम से कम अगर वह यहाँ नहीं होता तो जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं होता और अब जो कुछ हो रहा है वह किसी और की समस्या होती। दुर्भाग्यवश वह उस समय उपलब्ध थे। कैलम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनके बीच की खाली जगह की ओर निशाना साधते हुए। संकुचित दबाव एक व्यापक अंधाधुंध विस्फोट के रूप में बाहर की ओर फैल गया, एक ढहता हुआ गुंबद जैसा बल जो सब कुछ तहस नहस करने के लिए बना था। इससे पहले कि आवन परिवार के कोई भी सदस्य पूरी तरह से संभल पाते, कैलम हरकत में आ गया। जैसे ही उसने माइकल को और कसकर पकड़ा, उसके चारों ओर अंतरिक्ष विकृत हो गया और दबाव क्षेत्र एक ही दिशा में स्थिर हो गया। पीछे हटना, वह एक तीव्र गति से ओझल हो गया। हवा अंदर की ओर सिमटती हुई उसकी आकृति मैदान के दूर किनारे की ओर धुंधली होती चली गई। युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। असली अरविंद खाली जगह को देखता रहा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई। माइकल को अपने पहले अपहरण के अनुभव के बारे में बहुत कुछ कहना था, हालांकि यह इतना अधिक था कि वह इसे केवल कुछ शब्दों में ही व्यक्त कर सका। पहली बात तो यह है कि जब आप करीब से देखते हैं तो आपको वास्तव में ये पता नहीं चलता कि ऊपर लोग कितने पागल हो सकते हैं, क्योंकि वे देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं। दूसरा सवाल ये था कि आखिर उसे क्यों अगवा किया जा रहा था। हाँ, आवन और कैलम के बीच हुए टकराव के दौरान जब माइकल को किसी सामान की तरह इधर उधर ले जाया जा रहा था, उसी समय वह कैलम द्वारा उस पर किए गए किसी भी प्रयोग से जाग गया था। कैलम ने कभी सोचा भी नहीं था कि माइकल की खतरे और ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता इतनी अधिक होगी कि वह उसे बेहोशी से बाहर निकाल सकती है। अब समस्या ये थी कि माइकल कैलम को ये पता नहीं चलने दे सकता था कि वह जाग गया है, अन्यथा वह फिर से सो जाएगा। लेकिन वह कैलम के वास्तविक दुनिया में लौटने का भी लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था। कम से कम नरक में तो माइकल को कुछ हद तक फायदा था, लेकिन जैसे ही वे अरोरा लौटेंगे, चाहे माइकल को कितनी भी ताकत क्यों न हो, अगर कैलम उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहेगा तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इन सब बातों का सिर्फ एक ही मतलब था, उसे भागने का मौका ढूंढना था। जहां तक अरविंद की बात है, माइकल को निर्देशक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अकादमी में वापस आने के बाद भी वह उसके आसपास केवल इसलिए सुरक्षित महसूस करता था क्योंकि वे अकादमी परिसर के भीतर थे। अकादमी के बाहर माइकल उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। इसलिए हाँ, माइकल भागना चाहता था, न केवल भागना बल्कि अरविंद से भी भागना चाहता था। लेकिन फिलहाल वह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। माइकल हिला तक नहीं। कैलम की पकड़ में उसका शरीर बेजान पड़ा रहा, सांसें उथली और स्थिर थी, उसकी उपस्थिति लगभग न के बराबर फीकी पड़ गई थी। उनके चारों ओर जो भी अफरा तफरी मची हुई थी, उसका माइकल पर कोई असर नहीं पड़ा। कैलम द्वारा बनाए रखा गया दबाव क्षेत्र पूर्ण था, नियंत्रित बल की परतें ऊर्जा की हर छोटी सी लहर को उस जगह से दूर मोड़ रही थी जहां माइकल लटका हुआ था। संपीड़ित हवा के झोंके ऊपर से गुजरे, आग और बर्फ अदृश्य अवरोधों से टकराकर चकनाचूर हो गए, इससे पहले कि वे उसे छू भी पाते। अगर अरविंद ने दखल न दिया होता तो कैलम को शायद पता चल जाता कि उसका बेहोश शिकार फिर से उतना बेहोश नहीं था। यह अच्छी बात थी कि वह इसमें भी अच्छा था। एक जादूगर होने के नाते, जिसने अपनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद से अपना अधिकांश समय लाशों के आसपास बिताया था, माइकल मरने का नाटक करने में काफी माहिर था। जब अरविंद ने आकर मोर्चा संभाला तो लड़ाई पूरी तरह से फिर से शुरू हो गई। और जब दोनों दिग्गज आपस में टकरा रहे थे, माइकल इंतजार कर रहा था। झड़प और तेज हो गई। जैसे ही कैलम ने और जोर से दबाव डाला, हवा चीखने लगी। आवन ने भी उसी तरह जवाब दिया। ये झड़प इतनी हिंसक थी कि आसमान पर निशान पड़ गए, फिर भी अजीब तरह से संयमित थी। इसका कारण स्पष्ट था, आवन ने पूरी ताकत नहीं लगाई। चाहे उसकी अभिव्यक्ति कितनी भी बेतहाशा गति करे, हर हमला सूक्ष्म रूप से माइकल की स्थिति से दूर हट जाता था। कैलम ने ध्यान दिया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, और जैसे ही उसने महसूस किया कि अरविंद ने उस पर क्या सीमाएं लगा रखी हैं, उसके सारे हिसाब किताब सटीक हो गए। निर्देशक और भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, और इसी झिझक ने अवसर पैदा कर दिए। कैलम उन्हें ले गया। माइकल के चारों ओर दबाव बढ़ता गया। कैलम ने माइकल की स्थिति को स्थिर रखते हुए अपनी रणनीति बदली, जिससे अरविंद को हर वार पर अपना ध्यान बांटना पड़ा। हर बार जब अरविंद ने नुकसान से बचने के लिए अपनी रणनीति बदली तो कैलम ने हमला कर दिया। युद्ध क्षेत्र तनाव से कांप उठा, और इन सब के बावजूद माइकल अप्रभावित रहा।
पागल अरविंद ने सबसे पहले हरकत की। आग की लपटें हवा में तेजी से फैल गईं। जैसे ही लपटों का एक घूमता हुआ समूह उसकी बाह के चारों ओर सघन हो गया, फिर एक क्रूर चाप में आगे की ओर विस्फोट हुआ, जिससे गर्मी ने आकाश को ही विकृत कर दिया। कैलम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके सामने की हवा संकुचित होकर परतदार दीवारों में तब्दील हो गई और आग लगते ही हर एक परत ढह गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि नीचे बादलों में झटके की लहर दौड़ गई और दोनों व्यक्ति हवा में रहते हुए ही पीछे की ओर उछल गए। कैलम तेजी से ठीक हो गया। वह हवा में ही घूम गया। उसका हाथ उठा और मुड़ा, उंगलियां इस तरह बंद हो गई मानो वह आकाश को ही थाम रहा हो। उनके बीच की हवा संकुचित हुई, फिर परतदार अर्धचंद्राकार आकृतियों में आगे बढ़ी और अंतरिक्ष को चीरती हुई लहरों की तरह फैल गई। पागल अरविंद जोर से हंसा और सीधे उनके बीच से दौड़ पड़ा। लपटें उसके शरीर को जीवित कवच की तरह लपेटे हुए थीं। हर अर्धचंद्राकार लपट टकराती, ढह जाती और आग के विरुद्ध विस्फोट करती, गर्मी की परतों को चीरती लेकिन उसे पूरी तरह से बिखेर नहीं पाती। आवन ने आखिरी लहर को भेदते हुए जोरदार प्रहार किया। उसकी जलती हुई मुट्ठी से आग का एक बवंडर निकला जो ड्रिल की तरह बाहर की ओर घूमता हुआ चला गया। कैलम अवरुद्ध नहीं हुआ। वह बगल में गायब हो गया। वार ठीक उसी जगह हुआ जहां कुछ पल पहले उसका सिर था। आग का बवंडर आगे बढ़ता रहा, आसमान में एक चमकता निशान छोड़ते हुए गायब हो गया। कैलम ऊपर फिर से प्रकट हुआ, पहले से ही गतिमान था, हथेली आगे की ओर निकली हुई थी। हवा में विस्फोट हो गया। दबाव का एक तीव्र भाला नीचे की ओर तेजी से आया, जो पागल अरविंद के कंधे से टकराया और उसे असंतुलित कर दिया। अरविंद के घूमते ही आग का एक विस्फोट हुआ, जिससे वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया और एक जोरदार झटके से फिर से ऊपर की ओर उछल गया। वे कभी रुकते नहीं थे। फिर कांपता हुआ अरविंद हिल गया। ठंड चारों ओर फैल गई, हवा में ही पाला जमने लगा। कैलम को फिर से भावनात्मक बोझ महसूस हुआ। तापमान गिरने के साथ ही भय की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत खुद को संभाला। माइकल के चारों ओर दबाव और भी बढ़ गया, जिससे वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया, जबकि कैलम ने सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाया। ठंड एक रेंगते हुए क्षेत्र की तरह फैलती गई जो अंतरिक्ष में फैलती गई, जिससे हवा की गति भी धीमी हो गई। भावहीन अरविंद ने अपना हाथ उठाया। कैलम के पैरों के नीचे खोखला गलियारा अचानक खुल गया। अंतरिक्ष पतला होता गया और उसे अचानक खामोश खिंचाव के साथ नीचे की ओर खींचता चला गया। गिरते समय कैलम मुड़ा और दबाव को बाहर की ओर विस्फोटित कर दिया, जिससे गलियारा पूरी तरह बनने से पहले ही फट गया। खिंचाव टूटा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसकी दिशा बदल गई और वह अपनी इच्छा से कहीं अधिक करीब आ गिरा। पागल अरविंद पहले से ही वहां मौजूद था। आग उल्कापिंड की तरह उस पर टूट पड़ी। कैलम ने अपनी भुजाएं आपस में बांधी और जोरदार धमाका करते हुए आग को बेहद करीब से चीर डाला। विस्फोट के कारण दोनों विपरीत दिशाओं में लुढ़कते हुए धुएं और विकरालता के बीच चक्कर लगाते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले कैलम स्थिर हुआ। उसने फिर से दूरी बनाए रखने का प्रयास किया। ठंडे मन से खड़े अरविंद ने अपना हाथ उठाया। हवा थम सी गई। कैलम को तुरंत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसने अपनी कच्ची शक्ति का उत्पादन बढ़ाकर इसकी भरपाई की। सन्नाटा और भी गहरा होता चला गया, मानो उनके बीच की दूरी को एक नीरस हठी प्रतिरोध में बदल दिया हो। कैलम ने दूरी को कम होने से रोकने के लिए अपना कोण फिर से बदल दिया। और फिर ऐसा हुआ। कैलम के दबाव क्षेत्र के किनारे पर माइकल हिल गया। उसके भीतर से असीम शक्ति का एक हिंसक विस्फोट हुआ और वह दबाव जो उसे झूले की तरह थामे हुए था, टूट गया। एक पल के लिए माइकल का शरीर उसे घेरने वाली अदृश्य शक्ति से जूझता रहा। उसकी मांसपेशियां इस प्रकार कस गई मानो वह जंजीरों को तोड़ रहा हो। कैलम का सिर अचानक उसकी ओर घूम गया। उसके चेहरे पर पहली बार सदमे के भाव दिखाई दिए। वापस आओ, कैलम ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। उसका गुस्सा आसमान में फैल गया। माइकल ने बात नहीं सुनी। उसने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया। जैसे ही उसके पैर हवा में पड़े, वह जोरदार गति से आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज हुई कि आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। उसके पीछे एक सघन ध्वनि का घेरा बनता गया और वह दूर जाकर एक लकीर की तरह गायब हो गया। यहां तक कि अरविंद भी जम गया। वे सभी पांचों एक साथ रुक गए। फिर सबने प्रतिक्रिया दी। कैलम ने सबसे पहले हरकत की। उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वह तूफान की तरह माइकल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही क्षण बाद अरविंद भी उसके पीछे पीछे चला गया और चारों आकृतियां आकाश में बिखर गईं। काफी आगे माइकल दौड़ता रहा। माइकल ने इसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया था। कैलम ने एक ही झटके में हिंसक रूप से दूरी कम कर दी, जिससे हवा में चीख उठ गई और दूरी माइकल की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से कम होती चली गई। बहुत समीप। माइकल की निगाहें तेज हो गईं। उसकी सहज प्रवृत्ति ने जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही कैलम की उंगलियां आगे बढ़ी, माइकल ने अपने नियम को सक्रिय कर दिया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं, ऊर्जा में कोई नाटकीय उछाल नहीं आया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसके अंदर किसी रहस्यमय चीज ने अपनी आंखें खोल दी हों। बुद्धि। माइकल की समझ पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई। दुनिया धीमी हो गई। फिर वह हिल गया। इस बार कोई ध्वनि विस्फोट नहीं हुआ। ध्वनि या दबाव का कोई विस्फोट नहीं हुआ। माइकल अचानक गायब हो गया। कैलम का हाथ किसी चीज पर नहीं पहुंचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? कैलम ने हैरानी से बुदबुदाया। माइकल पहले ही काफी आगे निकल चुका था। कैलम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही वह फिर से आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे से जोरदार दबाव निकला और उसकी ऊर्जा में अचानक तेजी से वृद्धि हुई। आसमान चीख उठा जैसे विरोध कर रहा हो, क्योंकि उसने अपनी जबरदस्त शक्ति से ही दूर दूर तक फैली दूरी को ध्वस्त कर दिया था। लड़के, अब भाग जाना राष्ट्रीय अपराध है। अगर तुम खुद को फंसाना नहीं चाहते तो वापस आ जाओ। माइकल ने कैलम की बातों को अनसुना कर दिया और केवल दूरी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर तक तीन समूहों ने नरक की 15वीं मंजिल पर दुनिया का चक्कर लगाया। कुछ सेकंड बाद माइकल को इसका एहसास हुआ। एक उपस्थिति, यह अविश्वसनीय सहजता के साथ उसके बगल में प्रकट हुआ, मानो ये हमेशा से वहीं मौजूद था।
आवन मूल वह सहजता से माइकल की गति का मुकाबला कर रहा था, मानो आकाश में ऐसे चल रहा हो मानो गति का कोई महत्व ही न हो। उसके हाथ जेब में थे, उसका कोट फड़फड़ा नहीं रहा था, उसकी आंखें शांत, तेज और एकदम सजग थीं। माइकल का दिल जोर से धड़कने लगा, बहुत समीप, बहुत ज्यादा करीब। आवन का हाथ उसकी जेब से बाहर निकला और उसके कंधे की ओर बढ़ा। उसके इरादे स्पष्ट थे, माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। अंतरिक्ष, दुनिया ढह गई और माइकल गायब हो गया। नरक एक अनूठा क्षेत्र था जिसके अनेक नियम इसके बाहर के भौतिक जगत से भिन्न थे। उनमें से एक ये था कि यहाँ शून्य किस प्रकार कार्य करता है। एक तो शून्य की तीसरी परत यहाँ से दुर्गम थी। ये वह परत थी जिसका उपयोग शक्तिशाली अलौकिक शक्तियां ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए करती थी। नरक में व्यक्ति केवल दूसरी परत तक ही पहुंच सकता था, जो सती दुनिया और सार्वभौमिक शून्य के बीच का क्षेत्र था। हालांकि नरक की अनूठी विशेषता यह है कि इसमें दर्जनों दुनियाएं समाहित हैं, इसलिए शून्य की दूसरी परत, हालांकि इसे बेहद खतरनाक नहीं कहा जा सकता है, फिर भी अगर कोई गलती कर दे तो काफी बुरी स्थिति में पहुंच सकती है। फिर भी ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि शून्य का उपयोग करने में सक्षम अलौकिक शक्तियां रखने वाले लोग पहले से ही काफी अनुभवी थे और युद्ध के बजाय साधारण यात्रा के लिए इसका उपयोग करना आमतौर पर कोई समस्या नहीं थी। सामान्य तौर पर कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि माइकल को थोड़ी सी समस्या थी। उसे शून्य और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों का कोई अनुभव नहीं था और इससे संबंधित उसकी सभी या जो भी क्षमताएं थीं, वे ज्ञान से ली गई थी, जिसे वास्तव में उसे उपयोग करने से पहले समझने की आवश्यकता नहीं थी। शून्य ने माइकल का शत्रुतापूर्ण स्वागत किया। हर दिशा से ऊर्जा का दबाव पड़ रहा था, घुटन हो रही थी। यह उसकी त्वचा से रगड़ खा रहा था और उसकी हड्डियों को खींच रहा था। माइकल का दिल पहले तो तेजी से धड़का, फिर शांत हो गया जब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसके साथ कुछ भी खतरनाक नहीं हो रहा है। उस पर कुछ अदृश्य सा साया छा गया। यह उस गुण का प्रभाव था जिसे उसका नियम विजडम उसके पालतू अंतरिक्ष पशु से नकल कर रहा था। माइकल ने हिलने की कोशिश की, लेकिन दिशा का सारा अर्थ खो चुके अंधेरे से भरे उस शून्य के अलावा माइकल ने गौर किया कि जब वह एक तरफ जाना चाहता था तो उसका शरीर वास्तव में दूसरी तरफ चला जाता था। माइकल ने दोबारा कोशिश की, वही परिणाम। एक और प्रयास ने उसे घुमाकर एक और स्थान पर पहुंचा दिया। माइकल ने हिलना डुलना बंद कर दिया। ये स्थिति गंभीर थी, लेकिन इससे तुरंत मृत्यु नहीं हुई। इस स्पष्टता ने माइकल को शांत रहने और सोचने की क्षमता प्रदान की। यहाँ का शून्य अस्थिर था, लेकिन पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण नहीं था। यह उस पर प्रतिक्रिया कर रहा था, उसे पूरी तरह से भस्म नहीं कर रहा था। विजडम के गुणों के बिना माइकल को यकीन था कि स्थिति अभी जैसी है उससे अलग होगी, भले ही वह अपने शारीरिक गठन के कारण उस विशेष ऊर्जा से न मरे। माइकल ने ध्यान केंद्रित किया। शून्य की दूसरी परत, बफर, वह क्षेत्र जो संरचित वास्तविकता और उससे परे मौजूद वास्तविक शून्य के बीच स्थित था। माइकल ने मुंह बनाया। नरक। माइकल का मानना था कि यह परत सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर रही थी क्योंकि यह पृथक नहीं थी। नरक इसे प्रभावित कर रहा था। इस क्षेत्र में समाहित असंख्य संसार शून्य की संरचना को विकृत कर रहे थे, इसे असमान रूप से खींच रहे थे, जिससे ऐसी धाराएं और अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही थीं जो बाहर मौजूद नहीं थीं। यहाँ की दूसरी परत अशांत थी, लेकिन ये देखते हुए कि अन्य लोग इसके भीतर टेलीपोर्ट करने में सक्षम थे, उसकी वर्तमान स्थिति कौशल का मामला होना चाहिए था। दरअसल ये कौशल का मामला था, क्योंकि एक साधारण टेलीपोर्टेशन ने ही उसे शून्य की दूसरी परत में पहुंचा दिया था। वह इसका दोष बाहर मौजूद रैंक 4 के 2 व्यक्तियों पर डाल सकता था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह खुद भी इस समस्या का हिस्सा था। आखिरकार टेलीपोर्ट होने और खुद को यहाँ पाने से पहले उसने इस कौशल में बहुत ऊर्जा डाली थी। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने दोबारा हिलने की कोशिश की। हिलने डुलने का हर प्रयास एक ऐसे मोड़ को ट्रिगर करता था जो उसे कहीं और धकेल देता था। माइकल उस अंतहीन अंधेरे में मंडरा रहा था। उसके शरीर के अविचल रूप से स्थिर रहने के बावजूद उसके दिमाग में विचारों की दौड़ चल रही थी। फिर से टेलीपोर्ट, यह विचार लगभग तुरंत ही उसके मन में आया। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे कोशिश करने के लिए उकसा रही थी, एक और विस्थापन को मजबूर करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कि यह उसे कैलमोरा आर्वेन से और दूर ले जाए। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। इस शून्य की अवस्था में फिर से अंधाधुंध टेलीपोर्ट करना एक भयानक निर्णय था। पहले ही छलांग ने उसे संरचित स्थान से अलग कर दिया था और उसे इस अस्थिर परत में गिरा दिया था। एक और लापरवाह प्रयास, विशेषकर बिना नियंत्रण के, उसे और गहराई में धकेल सकता था या उसे उन परतों में बिखेर सकता था जिन्हें छूने का उसे कोई अधिकार नहीं था। इसलिए माइकल रुक गया। वह अनंत अंधकार में तैर रहा था। उसकी इंद्रियां क्षीण हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग असामान्य रूप से स्पष्ट था। तभी उसने इसे देखा। पहले तो यह मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। दूर कहीं एक हल्की सी झिलमिलाहट, फिर एक और फिर एक और। शून्य में रंग के छोटे छोटे बिंदु खिलने लगे, दूर लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। ये निश्चित रूप से असामान्य था। ये रोशनी बेहद चमकीली थी, नीले, लाल, सुनहरे, हल्के सफेद, गहरे बैंगनी रंग। माइकल का शरीर उनकी ओर बहता हुआ आ रहा था, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे जैसे रंग बड़े होते गए, अंधेरा छटता गया और आकृतियां ऐसी बन गईं कि उसकी सांसें थम गईं। दृश्य, दुनिया। उसने एक धुंधले आकाश के नीचे अनंत तक फैली बर्फ देखी। जमे हुए तूफान निरंतर गति में स्थिर थे। एक और चमक ने जलते सूरज के नीचे अंतहीन रेत के टीलों को प्रकट किया। गर्मी इतनी तीव्र रूप से लहरें पैदा कर रही थी कि क्षितिज विकृत हो गया था। उसके चारों ओर का दृश्य दर्पणों जैसी कई आकृतियों का था, जिनमें से प्रत्येक एक दुनिया की एक निश्चित छवि दिखा रही थी। जैसे जैसे वह करीब आता गया और भी दृश्य दिखाई देने लगे। काले पत्थरों के जंगल, गहरे लाल रंग की धुंध के सागर, लगातार बिजली कड़कने से फटा हुआ आकाश। माइकल को इसे समझाने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। वह मानो सीधे नरक को देख रहा था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह इसकी सतहों के प्रतिबिंबों को देख रहा था, जो शून्य में दर्पण की खिड़कियों की तरह लटके हुए थे।
प्रत्येक रंगीन विकृति एक अलग परत को दर्शाती थी। माइकल ने घूम भरा, क्या ऐसी कोई चीज मौजूद है? प्रतिबिंबित दृश्यों के अलावा यहाँ की ऊर्जा अलग थी, अधिक हिंसक। यह उसकी त्वचा पर और भी जोर से रगड़ खा रही थी, उसकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। विजडम के गुणों ने तुरंत इसकी भरपाई कर दी, लेकिन फिर भी माइकल अब तनाव महसूस कर सकता था। एक हल्का दर्द उसके सीने और अंगों में फैल रहा था। उसने अपना ध्यान वापस दर्पणों पर केंद्रित कर लिया। ये दर्पण संभवतः द्वार के रूप में भी कार्य करते थे। माइकल ने इससे पहले कभी नरक में ऐसी किसी चीज के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई उसके सामने खुलती गई, वह निर्विवाद हो गई और वह सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। माइकल ने रोकने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसने शून्य को धकेलने, दिशा निर्धारित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ ही गया। उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शून्य में प्रवेश करने के बाद पहली बार उसकी शांति में बेचैनी घर कर गई। उसने देखा कि दर्पणों से बने दरवाजों में से एक अन्य दरवाजों की तुलना में अधिक निकट आता जा रहा था। माइकल ने अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। शून्य ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। माइकल ने दोबारा कोशिश की, वही परिणाम। नहीं, उसने धीरे से कहा। उसकी हृदय गति अनियंत्रित रूप से बढ़ गई। अब वह यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं भटक रहा था। शून्य की अस्थिरता उसे एक दिशा में ले जा रही थी, उसका मार्गदर्शन कर रही थी, चाहे वह चाहता हो या न चाहता हो। दर्पणयुक्त द्वार इतना फैल गया कि उसने उसकी दृष्टि को पूरी तरह से ढक लिया। कुछ क्षणों के लिए माइकल को उसमें सब कुछ प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दिया। फिर शून्य समाहित हो गया। माइकल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बिना किसी प्रतिरोध के दर्पण की सतह से गुजर रहा हो, मानो पानी में फिसल रहा हो। दबाव में अचानक तीव्र वृद्धि हुई। ऊर्जा इतनी तीव्र गति से उमड़ी जैसे वह उसे एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रही हो। तनाव चरम पर पहुंच गया और तब अंधकार छंट गया। माइकल एक नई दुनिया में जा गिरा, नरक के कई तलों में से एक में पूरी तरह समा गया। माइकल बिना किसी प्रभाव के जमीन पर गिरा। एक पल पहले उसे दबाव और चीरने वाली ताकत महसूस हो रही थी, अगले ही पल वह फिर से अपना वजन महसूस कर पा रहा था। माइकल का शरीर कुछ इंच नीचे धंसने के बाद रुक गया। उसके जूते नर्म लचीली जमीन में आधे डूबे हुए थे, जिसके नीचे हल्की सी धंसने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे सीधा हुआ। बैंगनी, सबसे पहले यही बात मेरे दिमाग में बैठी। पूरी दुनिया इसमें डूबी हुई थी। ऊपर का आकाश गहरे दमनकारी बैंगनी रंग का था, जिस पर धीमी गति से चलते बादलों की परतें बिछी हुई थी। वे आलस्य से मंथन कर रहे थे। न सूरज था, न चांद, बस एक धुंधली सर्वव्यापी चमक थी जो नीचे की हर चीज को गहरे बैंगनी और नीले रंग में रंग रही थी। जमीन की हालत और भी खराब थी। माइकल एक विशाल दलदल में खड़ा था जो उसकी दृष्टि की सीमा तक फैला हुआ था, जिसे केवल मुड़ी हुई वनस्पतियों के समूहों और गाढ़े चिपचिपे पानी के उथले कुंडों द्वारा ही तोड़ा जा रहा था। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी लगभग काली थी, जिसमें चमकते हुए बैंगनी रंग की हल्की हल्की धारियां थी जो धीरे धीरे धड़क रही थी, मानो धरती के नीचे कोई धड़कन हो। उसके हर कदम से एक हल्की गीली आवाज निकलती थी, जिसके बाद सतह पर असामान्य रूप से दूर तक लहरें उठती थीं। पानी में आकाश का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था और नीचे से उठते बुलबुलों के कारण उसकी सतह लगातार हलचल मचा रही थी। कुछ बुलबुले चुपचाप फूट गए, अन्य बुलबुलों से बैंगनी धुंध की हल्की हल्की लकीरें निकली जो हवा में घुलने से पहले ऊपर की ओर बह गईं। इसके बाद उसे गंध महसूस हुई, सड़न। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं कहाँ हूँ? उसने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी। इस बिंदु पर माइकल के पास दो प्रश्न थे। क्या वह अभी भी नरक में था? और अगर हाँ, तो ये कौन सी मंजिल थी? वह इतना जरूर जानता था कि यह निश्चित रूप से नरक की पहली 15 मंजिलों में से नहीं था। माइकल लगातार अवलोकन करता रहा। दूर से विशाल आकृतियां दिखाई दे रही थीं। दलदल से टेढ़े मेढ़े तनों पर पेड़ उग रहे थे, अगर उन्हें पेड़ कहा जा सकता है तो। उनकी छाल काली और चिकनी थी, लगभग गीली, और उनकी शाखाएं गहरे बैंगनी और काले रंग के चौड़े लटकते पत्तों के भार से झुकी हुई थीं। उन शाखाओं से चमकते बीजाणुओं की लंबी लड़ियां लटक रही थी जो धीमी चमकदार बारिश की तरह नीचे गिर रही थी। माइकल ने सावधानीपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन को फिर से परखा और अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर फैलने दिया। दलदल जीवंत था। सतह के नीचे कुछ धीरे धीरे जानबूझकर बदल रहा था, मानो उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। वह आगे बढ़कर खोजबीन करने ही वाला था कि तभी उसके सामने की जमीन अचानक ऊपर की ओर फट गई। कीचड़ और काला पानी हवा में उछल पड़ा जब एक विशाल आकृति भयानक गति से दलदल से बाहर निकली। पेड़ के तने के आकार का एक खंडित अंग तेजी से आगे बढ़ा, जिसकी सतह नुकीले काइटिन से ढकी हुई थी जो काले और बैंगनी रंग के बीच झिलमिला रही थी। माइकल ने सहज प्रवृत्ति के आधार पर प्रतिक्रिया दी। उसने अपना शरीर मोड़ा और अपना हाथ ऊपर उठाया। टक्कर का असर 1 सेकंड के अंश के बराबर देर से महसूस हुआ। बल ने उसे एक भारी हथौड़े की तरह जोर से टक्कर मारी और उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया। उसके जूतों ने कीचड़ में गहरी लकीरें बना दी। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसके पैर फिर से कीचड़ में धंस गए क्योंकि उसने गति को सहन कर लिया था। माइकल धीरे धीरे सीधा हुआ। उसकी भौहें तन गईं। उसे एक मुके ने ही उसे काफी कुछ बता दिया था। तीसरा स्थान, उसने बुदबुदाया। वह प्राणी दलदल से पूरी तरह बाहर निकल आया। वह एक कीटाकार राक्षस था जो कई जुड़े हुए पैरों पर खड़ा होकर उसके ऊपर विशालकाय आकृति बना रहा था। उसका शरीर लंबा और कवचधारी था, जिसका प्रत्येक खंड मोटी काइटिन परत से ढका हुआ था। एक विशाल वक्ष पर दरांती जैसे 2 अग्रपाद टिके हुए थे, जिनके किनारे दांतेदार थे और गहरे रंग के अवशेषों से सने हुए थे। उसका सिर नीचा और कोणीय था, जिस पर बहुफलकीय आंखों के समूह हावी थे जो मंद बैंगनी रंग में चमक रही थी और सभी उस पर टिकी हुई थी। इसकी उपस्थिति से दलदल पर दबाव बढ़ गया। यह कोई बुद्धिहीन जानवर नहीं था। माइकल इसकी शक्ति की सघनता, इसके अस्तित्व के भार को महसूस कर सकता था, जो इसे तीसरे रैंक पर मजबूती से टिकाए हुए था।
इससे पहले कि वह इस बात को पूरी तरह समझ पाता, उसके पीछे का दलदल हिलने लगा। एक बार तो फिर कीचड़ से एक के बाद एक और आकृतियां उभरने लगीं। हर बार उभरने पर वही गीली फटने जैसी आवाज आती थी, जैसे काइटन मिट्टी से अलग हो रहा हो। इसी तरह के कीड़े जैसे आकार एक ढीले चाप में उभरे, उनकी आंखें चमक उठी जैसे ही उन्होंने उस पर अपनी नजरें जमाई। 5, फिर 7, फिर और भी। वे बिल्कुल एक जैसे नहीं थे, लेकिन इतने मिलते जुलते थे कि यह स्पष्ट हो जाता था कि वे एक ही प्रजाति के थे। कुछ अधिक भारी भरकम थे, कुछ दुबले पतले, उनके अंगों का आकार थोड़ा अलग था, लेकिन हर एक से एक ही तरह का दमनकारी तृतीय श्रेणी का दबाव निकलता था। माइकल के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। क्या मेरे स्पॉन पॉइंट ने मुझे दुश्मन के इलाके में पहुंचा दिया है? उसने धीमी आवाज में कहा। पहले जीव ने एक धीमी घिसने जैसी आवाज निकाली, जो फुफकार और गड़गड़ाहट के बीच की थी। बाकी जीवों ने भी जवाब दिया और वह आवाज दलदल में गूंज उठी, जिससे पानी में हर दिशा में लहरें फैल गईं। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर वह हिल गया। एक पल पहले वह चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर खड़ा था, और अगले ही पल उसके पैरों के नीचे दलदल में विस्फोट हो गया। माइकल गायब हो गया। पहले कीड़े को हवा के दबाव में आए बदलाव का एहसास भी नहीं हुआ था कि तभी किसी चीज ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। जबरदस्त बल ने उसकी काइटिन की परत को कागज की तरह चीर दिया। जीव की खोपड़ी अंदर की ओर धंस गई, उसका विशाल शरीर ऐसे पीछे की ओर उछला जैसे किसी घेराबंदी के हथियार से वार किया गया हो। वह जमीन पर सही सलामत नहीं गिरा। उसका ऊपरी आधा हिस्सा गहरे खून और चकनाचूर कवच के छींटों के साथ बिखर गया। माइकल पहले ही जा चुका था। वह एक अन्य जीव के पीछे प्रकट हुआ, शरीर बीच में ही मुड़ गया, मुट्ठी बेरहमी से आगे बढ़ी। मुक्के की गति धीमी नहीं हुई। वह सीधे छाती को चीरता हुआ आंतरिक संरचनाओं को चूर चूर कर दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। कीड़ा एक तीखी टूटी हुई चीख निकालता है और फिर कीचड़ में गिरकर बेजान हो जाता है। माइकल एक ही समय में हर जगह मौजूद था, पलक झपकते ही दर्जनों मीटर की दूरी तय कर लेता था। हर कदम से उठने वाली लहरों के कारण दलदल में जोरदार हलचल मच जाती थी। कीचड़ ऊपर की ओर उछलता था, पानी दबाव से समतल हो जाता था। कीड़ों ने बहुत देर से प्रतिक्रिया दी। एक ने झपट्टा मारा, दरांती जैसे उसके अंग उस जगह पर झटक कर बंद हो गए जहां एक पल पहले माइकल था। उसका हमला व्यर्थ ही हवा में जा टकराया। इससे पहले कि वह संभल पाता, माइकल ने अपने हाथ से उसके अगले अंग को पकड़ लिया और मरोड़ दिया। वहां एक गीली दरार थी, अंग टूटकर अलग हो गया। माइकल ने बीच में आकर अपनी कोहनी नीचे की ओर मारी। उस जीव का सिर अंदर धंस गया, शरीर के भीतर मौजूद काइटिन परत टूट गई और शरीर सीधे दलदल में गिर गया। एक अन्य ने बगल से हमला किया। माइकल ने उसके हमले से बचने के लिए झुककर कंधे के बल आगे छलांग लगाई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कीड़ा बीच से 2 हिस्सों में बंट गया और उसका खंडित शरीर बीच से टूट गया। वह इतनी जोर से पास के एक पेड़ से टकराया कि हड्डियां कांप उठी। पेड़ का तना चकनाचूर हो गया और कीड़ा टुकड़ों में नीचे लुढ़क गया। ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। यद्यपि वे सभी प्राणी तीसरे स्थान पर मजबूती से खड़े थे, फिर भी वे माइकल के लिए कभी कोई गंभीर खतरा नहीं थे। उनकी संख्या, उनके बीच की ताकत और गति के अंतर के आगे कुछ भी नहीं थी। एक एक करके उनकी चाल धीमी होती गई, उनके हमले और भी उग्र होते गए और उनका तालमेल पूरी तरह से टूट गया। कुछ ही क्षणों में दलदल फिर से शांत हो गया। कीचड़ में क्षत विक्षत शरीर बिखरे पड़े थे, काइटन चकनाचूर हो चुका था, अंग अलग हो गए थे। गहरा मवाद पानी में रिसकर जमीन को और भी गहरे बैंगनी रंग में रंग रहा था। लहरें धीरे धीरे लुप्त हो गईं। माइकल मलबे के बीच खड़ा था। उसने चारों ओर तबाही का जायजा लिया और रुक गया। कुछ क्षणों के लिए उसने सोचा कि क्या उसे और अधिक सावधान रहना चाहिए था। कुछ शव उपयोगी हो सकते थे। माइकल ने भौहें चढ़ाईं, फिर अपना सिर हिलाया। इसे जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें रैंक 3 अंडेर की और जरूरत थी, ये सच था, लेकिन वे इतने बेताब नहीं थे कि संख्या पूरी करने के लिए किसी भी अंडेर को भर्ती कर ले। क्षमताहीन अंडेर युद्ध बढ़ने पर बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होते। संख्या मायने रखती थी, लेकिन गुणवत्ता उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये जीव सर्वोत्तम स्थिति में किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। सामग्री, उनके शरीरों का अभी भी मूल्य था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह उन्हें विकास बिंदुओं में परिवर्तित कर सकता था, जिन्हें वह बाद में कहीं बेहतर विकास संभावनाओं वाले मरे हुओं में निवेश कर सकता था। इस लिहाज से उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। फिर भी कुछ भी रखने से पहले उसे पहले कुछ करना जरूरी था। माइकल पास के शव के बगल में बैठ गया और अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी कर लिया। उसकी इच्छाशक्ति धीरे से अवशेषों में प्रवेश कर रही थी, मानो किसी परिचित चीज की तलाश कर रही हो। कानून का बीज, सामान्यतः इसे निकालना आसान था। बुद्धिमान जातियों के विपरीत, जो अपने नियम के बीज को अपनी आत्मा में संघनित करती थी, अधिकांश तीसरे दर्जे के राक्षस इसे भौतिक रूप से पारदर्शी बीज जैसी वस्तुओं में बने नियम के स्पष्ट रूप से संघनित टुकड़ों के रूप में धारण करते थे, जिनमें से प्रत्येक में सूक्ष्म आंतरिक रंग होते थे जो प्राणी की शक्ति की प्रकृति को दर्शाते थे। हालांकि माइकल ने फ्राउनिंग किया। वहां कुछ भी नहीं था, या यूं कहें कि कुछ तो था, लेकिन वह गलत था। उसे संपूर्ण बीज के बजाय केवल एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला, एक अपूर्ण संरचना, धुंधली और अस्थिर, जो बारीकी से जांच करने पर पूरी तरह से भूलने से पहले मुश्किल से ही एक साथ टिकी हुई थी। माइकल धीरे धीरे सीधा हुआ और दूसरे शव की ओर बढ़ा। परिणाम वही रहा, कोई संपूर्ण विधि बीज नहीं, केवल अपूर्ण अवशेष जिन्हें किसी सार्थक तरीके से निकाला या संग्रहित नहीं किया जा सका। यह अजीब है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वह रुका, सोचने लगा, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे नरक के प्राणी थे, या फिर कोई और वजह थी? माइकल की निगाहें एक बार फिर शवों पर घूमी, फिर धीरे धीरे समझ विकसित होने पर वह ठहर गई। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। मुझे उसकी अमर चींटियों की याद आ गई। व्यक्तिगत रूप से उनके पास भी पूर्ण नियम बीज नहीं थे। उनका नियम साझा था, पूरी प्रजाति में वितरित था, न कि किसी एक व्यक्ति में समाहित था।
प्रत्येक के पास केवल एक अंश था जो अपने आप में अर्थहीन था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। तो ये प्रजाति से संबंधित मामला है, उसने मन ही मन कहा। यह व्याख्या नरक के स्वयं कारण होने की तुलना में कहीं अधिक तर्कसंगत थी। ये जीव संभवतः एक सामूहिक अस्तित्व का हिस्सा थे, जिनके नियम एक शरीर में समाहित होने के बजाय कई शरीरों में फैले हुए थे। उस स्थिति में उन्हें पुनर्जीवित करना वैसे भी व्यर्थ होता। माइकल ने एक बार फिर दलदल पर नजर डाली, फिर बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अवशेषों को सुरक्षित रखने के बाद माइकल को आखिरकार सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। दलदल में फिर से सन्नाटा छा गया, बस दूर से आती बुलबुलाहट और बैंगनी रंग के बीजों के धीरे धीरे गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। माइकल ने मुंह बनाते हुए अपने हाथ से गाढ़ा तरल पदार्थ पोंछा, फिर अपने भंडार में हाथ डालकर पहली मंजिल पर स्थित फेडरेशन बस्ती से प्राप्त नक्शा निकाला। इस मानचित्र में नरक की पहली 30 मंजिलों का विवरण था। माइकल की आंखें तेज हो गईं। उसने अपने ज्ञान के आधार पर शुरुआत की। पहली मंजिल जमी हुई भूमि, दूसरी मंजिल रेगिस्तान। वह मानचित्र के अभिलेखों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ता रहा। उसने जल्दबाजी नहीं की। जल्द ही वह 15वीं मंजिल पर पहुंच गया। वह आखिरी बार वहीं था। माइकल ने भौहें चढ़ाई और बोलना जारी रखा। 16, 17, 20, 25, 30। इनमें से कोई भी मेल नहीं खाता था, बिल्कुल भी नहीं। जिस दलदल में वह खड़ा था वह नक्शे पर नहीं था। बैंगनी आकाश, कीचड़ में धड़कती नसें, विचित्र वनस्पतियां, तीसरे दर्जे के झुंड वाले कीड़े, इनमें से कुछ भी किसी विवरण, किसी रेखाचित्र, किसी दर्ज चेतावनी में दिखाई नहीं दिया। केवल एक ही निष्कर्ष शेष रहा। उसे पहली 30 मंजिलों से भी नीचे फेंक दिया गया था। यह एहसास ठंडे पानी के झटके जैसा था। माइकल के कंधे तन गए, उसकी इंद्रियां सहज रूप से बाहर की ओर फैल गईं। उसकी सांसें तो नियंत्रित रहीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। ऐसा नहीं था कि ऊपरी मंजिल पर होने से उसे डर लगता था। ये कुछ और ही था। सतर्कता। ऊपरी मंजिल का मतलब था ऊंचे नियम, अलग तरह का दमन, सत्ता की अलग सीमाएं। इसका मतलब ये था कि जो प्राणी शुरुआती मंजिलों पर स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते थे, वे यहाँ खुलकर घूम सकते थे। और माइकल इस दुनिया में कदम रखने के क्षण से ही बदकिस्मत रहा था। उसके आसपास बार बार चौथे दर्जे के अलौकिक प्राणी प्रकट हो रहे थे। अगर वह किसी ऐसी मंजिल पर उतरता जहां रैंक 4 के सैनिकों को पिछली मंजिलों की तरह दबाया नहीं गया होता और उनमें से किसी एक ने उसमें दिलचस्पी दिखाई होती, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी तरकीबें हैं, वह कितनी तेजी से चल सकता है, या वह कितने मरे हुए सैनिकों को अपने साथ ले जा सकता है। माइकल जानता था कि उसका अंत निश्चित है। उसने धीरे से नक्शे को वापस अपने भंडारण स्थान में सरका दिया। माइकल ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। पहली प्राथमिकता, फर्श की पुष्टि करें। दूसरी प्राथमिकता, वापस नीचे आने के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोजें, या कम से कम डेरा डालने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढें। और तीसरा, अगर कैलुम और आर्वेन अभी भी उसका पता लगा सकते हैं, तो उसे दलदल के एक ऐसे जाल में बदलने से पहले वहां से निकलना होगा जिससे बाहर निकलना असंभव हो। माइकल ने अभी अभी एक दिशा तय ही की थी कि तभी हवा में एक धीमी, लगातार गूंज सुनाई देने लगी। पहले तो यह आवाज बहुत धीमी थी, उबलते दलदल की आवाज में लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी, लेकिन फिर तेजी से बढ़ती गई, इतनी तेज कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। आवाज कई स्रोतों से आ रही थी और तेजी से फैल रही थी। माइकल ने अपना सिर झट से ऊपर उठा लिया। बैंगनी बादल थोड़े से छट गए और आकाश से आकृतियां उभरने लगीं। सैकड़ों उड़ने वाले कीड़े एक काली लहर की तरह हवा में फैल गए। उनके पंख एक साथ हिंसक रूप से फड़फड़ा रहे थे, जिससे उनके आसपास का स्थान विकृत हो रहा था। प्रत्येक की संख्या तीव्र और आक्रामक थी, जिससे तीव्र दबाव उत्पन्न हो रहा था, और उनकी असंख्य संख्या उस दबाव को दम घोंटने वाली स्थिति में बदल रही थी। वे किसी चीज का पीछा कर रहे थे, नहीं कोई व्यक्ति। झुंड के आगे आकाश में एक अकेली आकृति तेजी से गुजरी, नीचे उड़ान भरते हुए दलदल के ठीक ऊपर से गुजर रही थी। जैसे ही उसने अपनी दिशा बदली, उसके चारों ओर रुक रुक कर ऊर्जा के विस्फोट हुए और वह अपने पीछे मौजूद समूह में समा जाने से बाल बाल बची। माइकल जम गया। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। रिन, उसने धीमी आवाज में कहा। वह अकादमी में उसका सहपाठी था, वही रिन ने जो हमेशा शीर्ष के करीब रहता था, उससे थोड़ा पीछे। उसने कवच पहन रखा था। वह चिकना, विज्ञान कथा शैली का लड़ाकू सूट नहीं था जिसका इस्तेमाल उसने उनकी लड़ाई के दौरान किया था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी बनावट अनूठी थी। हालांकि उस बात पर शायद ही किसी का ध्यान गया। माइकल की अंतरात्मा चीख रही थी। जैसे ही उसके दिमाग में सारी बातें स्पष्ट हुई, वह बिना सोचे समझे जमीन से ऊपर उठ गया, सीधे हवा में उड़ गया और झुंड और रिन्ने के रास्ते दोनों से दूर हट गया। वह इस तरह के मामलों में किसी भी तरह की भागीदारी नहीं चाहता था। जब वह गति बढ़ाने की आधी प्रक्रिया पूरी कर चुका था, तभी एक परिचित आवाज हवा में गूंज उठी। उस तरफ मत जाओ। चीख तीखी, तनावपूर्ण थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उसी की थी। वहां कई रैंक 4 के जवान तैनात हैं। माइकल हवा में ही रुक गया। यह एक अचानक ठहराव था, जो मात्र नियंत्रण के बल पर मजबूरन हुआ था, और जैसे ही उसकी गति थम गई, उसके आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। एक पल के लिए सब कुछ समझ में आ गया। पहले तो रिन भी उसी मंजिल पर थी जहां वह था। दूसरी बात, वह इस फ्लो को जानती थी। वह जानकारी भी अपने आप में महत्वपूर्ण थी। दुर्भाग्य से वह भी गहरी मुसीबत में थी, और वह अपने साथ जो भी परिस्थिति लेकर आई थी, उसमें माइकल का अंधाधुंध कदम रखने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। AliExpress से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। चेतावनी वास्तविक थी। माइकल को इस बात पर कोई संदेह नहीं था। चौथा स्थान, बहुवचन। वह दिशा मृत्यु की ओर ले जा रही थी। ये सब कुछ उसके दिमाग में एक सेकंड से भी कम समय में गुजर गया।
मेरे पीछे आओ, चिंता मत करो, मुझे एक सुरक्षित जगह पता है। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि एक सेकंड भी नहीं बीता था। माइकल ने दांत पीसकर एक फैसला लिया। माइकल ने अपनी जीभ चिटकाए। छी, वह शब्द मुश्किल से सुनाई दिया, लेकिन उसमें झिझक से कहीं अधिक झुंझलाहट झलक रही थी। वह गायब हो गया। एक पल पहले रायन अपने कवच की सीमाओं को पार करते हुए चारों ओर से घेरते हुए दुश्मनों के झुंड से घिरी हुई थी और उसके फेफड़े जल रहे थे। अगले ही पल उसके बगल की हवा अचानक विकृत हो गई और एक परिचित उपस्थिति प्रकट हुई। उड़ान के दौरान माइकल अचानक उसके पास आ पहुंचा। रिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए माइकल उसके चेहरे के भावों को साफ देख सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने उसकी नजरों में जगह बनाई, जिससे उसने अभी अभी हाथ बढ़ाया था, वह कोई जाना पहचाना व्यक्ति होगा। लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा था? क्या? ध्यान केंद्रित करो, माइकल ने झल्ला कर कहा, और वह आसानी से उसकी गति से कदम मिला रहा था। अगर तुमने अपनी गति धीमी की तो मैं तुम्हें पहले ही मौके पर छोड़ दूंगा। ये शब्द अपने पीछे मौजूद भीड़ से भी अधिक प्रभावशाली थे। रिन ने जो कुछ भी कहने वाली थी उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव झलके, फिर गायब हो गए और उनकी जगह गहरी एकाग्रता आ गई। उसने तुरंत अपनी मुद्रा को ठीक किया, अपनी उड़ान की दिशा को नियंत्रित करते हुए उसे स्थिर किया। उड़ने वाले कई कीड़े अपना समूह तोड़कर माइकल की ओर झपटे, मानो उन्हें कोई नया लक्ष्य मिल गया हो। जैसे जैसे वे माइकल के करीब आते गए, उनके पंख चीखते रहे और बैंगनी रोशनी में उनकी काइटन चमकने लगी। माइकल ने अपनी गति धीमी नहीं की। उसने अपना हाथ पीछे की ओर झटका दिया। एक जोरदार धमाका हवा में गूंज उठा, जिससे उनके और पीछा कर रहे कीड़ों के बीच अथाह शक्ति का विस्फोट हुआ। 3 जीव हवा में ही कुचल गए, उनके शरीर अंदर की ओर मुड़ गए और फिर टुकड़ों में बिखर गए जो नीचे दलदल में गिर पड़े। माइकल ने अपनी गति बनाए रखते हुए बगल में उसकी ओर देखा। उनके पीछे मची अफरा तफरी के बावजूद उसका चेहरा शांत था। क्या यही तुम्हारी अधिकतम गति है? उसने सपाट स्वर में पूछा। रिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह हवा में थोड़ा सा घूमी और ऊपर से झपट्टा मारते हुए एक कीड़े से बाल बाल बची। संभलने के बाद ही उसने बात की। नहीं, उसने कहा, इतना ही काफी है कि उनकी दिलचस्पी बनी रहे। माइकल की आंखें तेज हो गईं। आपका क्या मतलब है? वे मेरा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूं, रिन ने जवाब दिया। उसकी आवाज अब स्थिर और संयमित थी। अगर मैं जबरदस्ती करती तो उनमें से ज्यादातर मुझे नजर से ओझल कर देते। मैं उन्हें किसी चीज से दूर ले जा रही थी। माइकल ने उस बात को आत्मसात कर लिया। तो झुंड का नेतृत्व किया जा रहा था। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, रिन्ने के चेहरे के भाव सख्त हो गए। अपनी स्थिति मत खोना, उसने तीखे स्वर में कहा। फिर उसने रफ्तार बढ़ा दी। कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, कोई क्रमिक वृद्धि नहीं हुई थी। दुनिया हिल गई। रिन्ने की गति अचानक बढ़ने से हवा में एक कर्कश ध्वनि गूंज उठी। उसका कवच परतदार प्रकाश से जगमगा उठा और वह बैंगनी बिजली की लकीर की तरह आगे बढ़ी। अचानक हुई इस गति ने उनके पीछे मौजूद कीड़ों के झुंड की संरचना को चकनाचूर कर दिया। दर्जनों कीड़े आपस में टकराते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगे। माइकल ने बिना किसी झिझक के उनका अनुसरण किया। उसके कदमों के साथ सहजता से कदम मिलाकर चलने से उसके पैरों के नीचे की जगह सिकुड़ती चली गई। दलदल उनके नीचे बैंगनी और काले रंग की धुंधली लकीरों में तब्दील होता चला गया। उनके बीच की दूरी जरा भी नहीं बढ़ी, एक अंश भी नहीं। रिन ने यह बात नोटिस की। उसकी आंखें एक पल के लिए बगल में घूमी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर उसने अपना ध्यान वापस आगे की ओर केंद्रित किया। आगे का भूभाग बदलने से पहले वे कुछ और सेकंड तक आकाश में उड़ते रहे। दलदल कम हो गया। टेढ़े मेरे पेड़ टूटे हुए पत्थरों में तब्दील हो गए। कीचड़ से खंडहर उभर उठे। दलदल से विशाल आधे डूबे हुए ढांचे ऐसे उभरे मानो किसी लंबे समय से मृत प्राणी की हड्डियां हों। दरार वाले खंभे असामान्य कोनों पर झुके हुए थे। चौड़े पत्थर के चबूतरे टूटे फूटे और धन से हुए थे, जिनकी सतहों पर घिसे हुए चिन्ह खुदे हुए थे। माइकल की निगाहें पूरे दृश्य पर घूम गईं। रिन ने तेजी से गोता लगाया। माइकल उनके पीछे पीछे गया। माइकल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। इस समय तक मधुमक्खियों का झुंड काफी दूर जा चुका था। क्या हो रहा है? माइकल ने पूछा। वे कीड़े रक्षक हैं, रिन ने जवाब दिया। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस खंडहर के संरक्षक। उसने उनके चारों ओर सूक्ष्मता से इशारा किया। टूटे हुए खंभे, धंसे हुए चबूतरे, पत्थर पर इतनी गहराई से उकेरे गए प्रतीक जिन्हें कटावदी पूरी तरह से मिटा नहीं पाया था। उन्हें दूर ले जाना ज्यादा तेज और सुरक्षित है, उसने सीधे सादे शब्दों में कहा। उन्हें फुसलाकर दूर ले जाने से समय मिल जाता है। पर्याप्त ताकत के बिना थोड़े समय में उन सभी को मारना लगभग असंभव है, और ऐसा करने से उन चीजों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है जिन्हें आप बिल्कुल भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहते। खैर, उस बात को छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खैर, उस बात को छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस सवाल ने माइकल के टालमटोल वाले स्वभाव को जगा दिया। ये सोचकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई कि वह यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसका पीछा 2 चौथे दर्जे के प्राणी कर रहे थे। जब उसे रिन्ने के वे शब्द याद आए कि यहाँ चौथे दर्जे के प्राणी मौजूद हैं, तो इससे वह और भी ज्यादा बेचैन हो गया। इस तथ्य के अलावा कि यहीं पर उसे अपने नियम का एहसास हुआ, नरक के बारे में आमतौर पर माइकल को एक अप्रिय अनुभूति होती थी। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने सच का थोड़ा सा अंश बताकर जवाब देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि इस खालीपन ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। मैंने भरसक कोशिश की। माइकल की ओर से बिल्कुल भी प्रयास न करने को देखकर रिन्ने का मुंह खुला रह गया। अंत में उसने आह भरी और सोचने लगी कि यह व्यक्ति पद में उससे ऊपर क्यों है, और उसने जो थोड़ा बहुत दिखाया था उससे ऐसा लग रहा था कि वह फिर से मजबूत हो गया है।
वह इतना ताकतवर कैसे हो रहा था और इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन रहा था। रिन ने खुद को रोक नहीं पाए और उससे उस संदेह के बारे में पूछ बैठी जो उसे देखने के बाद से ही मन में था। क्या आप ऊपर उठ चुके हैं? नहीं। हालांकि माइकल इस सवाल से हैरान था और सोच रहा था कि उसके आसपास की महिलाएं अचानक उसकी पदवी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं, फिर भी उसने सच्चाई से जवाब दिया। हालांकि एलियाना के चेहरे पर थोड़ी राहत के भाव के विपरीत रिन्ने के चेहरे पर कहीं अधिक जटिल भाव थे। वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों है और सब ठीक है या नहीं, ये पूछने ही वाला था कि तभी रायन ने फिर से बात की। खैर, अब हम क्या करने वाले हैं? अंत में रिन ने पाया कि हालांकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे घुटन महसूस कराई, लेकिन वास्तव में वह इससे निराश नहीं हुई। सत्ता का मार्ग लंबा था और अपनी सामाजिक स्थिति के लाभ के आधार पर जब तक उसके पास सही संसाधन मौजूद थे, वह अंततः लंबे समय तक और शायद अंत तक भी सबसे शक्तिशाली बनी रहती। इस ब्रह्मांड में अधिक शक्ति का अर्थ आमतौर पर कमजोर समकक्षों की तुलना में और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने के अधिक अवसर होते थे। बहरहाल, ऐसा नहीं था कि वह खुद मजबूत नहीं हो रही थी। फिलहाल उसके पास एक पूर्ण विकसित विधि का बीज था और रैंक 3 में प्रवेश करने से रोकने वाली एकमात्र चीज एक क्लास रैंक अप मिशन थी, और यही कारण था कि वह इस खंडहर में थी। उसे यहाँ एक ऐसी सामग्री की जरूरत थी जो उसके लिए अभी और आने वाले बहुत लंबे समय तक बहुत मायने रखे। उसे इस तरह की चीज के लिए नरक में आने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण काफी सरल था। नरक एक अनोखी जगह थी। यद्यपि यह भौतिक जगत से अलग था और सामान्य ब्रह्मांड के बाहर मौजूद था, फिर भी संभवतः ये ब्रह्मांड के अस्तित्व के बराबर ही लंबे समय से मौजूद था। उस असीम कालखंड के दौरान अनगिनत शक्तिशाली प्राणी नरक में प्रवेश कर चुके थे। कुछ शक्ति की तलाश में आए थे, कुछ विजय प्राप्त करने आए थे, कई कभी वापस नहीं लौटे। यहाँ कई चीजें बनाई गई थीं, किले, अकादमियां, प्रयोगशालाएं, वेदियां, शहर इत्यादि, और उतनी ही चीजें नष्ट हो गईं, खंडहर में तब्दील हो गईं। नरक केवल राक्षसों का घर नहीं था, यह महत्वाकांक्षाओं का कब्रिस्तान था, और इसी वजह से यह एक खजाना भी था। पर्याप्त शक्ति वाली प्रत्येक सभ्यता नरक तक पहुंच प्राप्त करने की लालसा रखती थी, न केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों के लिए बल्कि वहां छोड़ी गई चीजों के लिए भी। यदि किसी को पहले से सूचित न किया गया हो या नरक में खंडहरों के बारे में कोई जानकारी न हो, तो निचले तलों तक पहुंचने पर ही खंडहर अधिक सामान्य रूप से दिखाई देने लगते थे। यह ऊपरी तलों से बिल्कुल अलग था, जो कई सभ्यताओं के लिए आसानी से सुलभ थे, जिसका अर्थ यह था कि वहां की सभी मूल्यवान वस्तुएं सदियों पहले नष्ट कर दी गई थीं। माइकल को नरक में मौजूद खंडहरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन चूंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसा कोई खंडहर देखा था, इसलिए वह काफी अचंभित रह गया, और इससे उसे कुछ साबित भी हो गया। अब वह शायद नरक में और भी गहरे उतर चुका था। इसका मतलब दो बातें थीं। उसकी जान को शायद पहले से ज्यादा खतरा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब कोई उसका दोबारा अपहरण नहीं कर रहा था। यह एक सकारात्मक पहलू था, है ना? माइकल कुछ पल चुप रहा, उसकी निगाहें सामने मौजूद टूटी फूटी इमारतों पर टिकी रहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने बोलना शुरू किया। मैं अब चलता हूँ, माइकल ने शांत भाव से कहा। रिन्ने ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये तो खंडहर है, माइकल ने आगे कहा। लोग ऐसी जगहों पर सिर्फ एक ही कारण से आते हैं, खजाने के लिए। अगर मैं तुम्हारे पीछे अंदर आऊं और जो तुम चाहती हो वो हम दोनों के लिए जरूरी हो। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। रिन्ने तुरंत समझ गई। कुछ क्षणों के लिए वह चुपचाप उसे निहारती रही। उसकी नजरें फिर खंडहर पर गईं और फिर माइकल पर। उसकी नजरों में सावधानी थी, लेकिन साथ ही सोच विचार भी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। माइकल ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। जब तक तुम ये कसम खाते हो कि जिस एक चीज के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसके लिए तुम मुझसे नहीं लड़ोगे, रायन ने आगे कहा, उसके बाद हमें जो कुछ भी मिलेगा उसमें से तुम्हें सबसे पहले चुनने का अधिकार होगा। माइकल ने प्रस्ताव पर विचार किया। यह आकर्षक था, बहुत ही आकर्षक, लेकिन अगर वह खुद से ईमानदार होता तो तबाही उसकी तात्कालिक चिंता नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये था कि वह इस अनजान मंजिल से सुरक्षित बाहर कैसे निकले। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया और रायन ने यह बात नोटिस की। उसने उसकी झिझक को गलत समझा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने स्थिर स्वर में कहा। माइकल ने उसकी ओर देखा। मैं ये काम खुद करने की योजना बना रही थी, रिन ने आगे कहा। आपका आना एक तरह से अतिरिक्त सुरक्षा है। इससे चीजें काफी सुरक्षित हो जाती हैं। मुझे जो चाहिए वह मिल जाने के बाद मैं हम सबको वापस ले जाऊंगी। माइकल का सिर थोड़ा सा झुक गया। क्या आप हमें वापस ले जाएंगे? उसने दोहराया। हाँ, रिन ने उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होकर कहा। मैं हमें पहली मंजिल पर टेलीपोर्ट कर दूंगा, वहां से हम अरोरा लौट सकते हैं। माइकल जम गया। उद्धरण चिन्ह ... टेलीपोर्ट? उसने पूछा। रिन ने पलकें झपकाईं। हाँ, टेलीपोर्ट, माइकल ने धीमी आवाज में दोहराया। रिन ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर भौहें चढ़ा ली। आपको क्या लगता है कि नरक में केवल 4 दिन बिताने के बाद मैं 56वीं मंजिल पर कैसे पहुंच गया? 56वीं मंजिल, वह संख्या माइकल के दिमाग में गूंज रही थी। रिन ने बेपरवाही से बोलना जारी रखा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके शब्दों का कितना गहरा असर हुआ है। मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। अगर आपको पता हो तो अलग अलग मंजिलों के बीच आना जाना इतना मुश्किल नहीं है। माइकल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। अंदर ही अंदर कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। हैरानी, राहत, और अगर वह सच कह रहा होता तो थोड़ी सी ईर्ष्या भी। उसे ये भी नहीं पता था कि नरक में इस स्तर की यात्रा संभव है। पृष्ठभूमि होना वाकई अच्छा था। ये जानकारी रिन्ने के शिक्षक से मिली थी या उसके परिवार से, ये वह नहीं बता सकता था। लेकिन ये स्पष्ट था कि रिन्ने को उन चीजों तक पहुंच थी जो उसे नहीं थी। अब उसे 2 महत्वपूर्ण तथ्य पता चल गए थे। वह 56वीं मंजिल पर था और उसके पास नरक से निकलने का एक रास्ता था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी।
ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रिन्ने ने थोड़ी राहत महसूस की, हालांकि उसने इसे अच्छी तरह छिपा लिया। वह खंडहरों की ओर मुड़ी और अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित कर लिया। माइकल ने उसकी निगाहों का पीछा किया। तो उसने पूछा, ये जगह वास्तव में क्या है? रिन्ने एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर पास के टूटे हुए चबूतरे की ओर चलने लगी। माइकल उसके बगल में चलने लगा, उसकी इंद्रियां अभी भी पूरी तरह से सतर्क थीं। ये कभी रसायन शास्त्र का केंद्र हुआ करता था, उसने कहा। एक प्रमुख केंद्र। माइकल ने आसपास की इमारतों पर एक बार फिर नजर डाली। पास से देखने पर उनका विशाल आकार और भी स्पष्ट हो गया। इस जगह का निर्माण एक बहुत शक्तिशाली सभ्यता ने किया था, रिन्ने आगे कहा। लगभग 2000 साल पहले। नरक की इतनी गहराई में? माइकल ने पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, इससे पहले ही पता चल जाता है कि वे कितने आत्मविश्वासी थे या कितने शक्तिशाली थे। उसने आगे की ओर इशारा किया, एक ढह चुके हॉल की ओर जिसका भीतरी भाग अभी भी टूटी हुई नालियों और अंतर्निहित संरचनाओं से भरा हुआ था। जीर्ण शीर्ण होने के बावजूद उसका डिजाइन परिष्कार का उत्कृष्ट उदाहरण था। वे रसायन विद्या में माहिर थे, रिन ने कहा, लेकिन सामान्य रसायन विद्या में नहीं। बड़े पैमाने पर संश्लेषण, रासायनिक तत्वों से युक्त पदार्थ, कृत्रिम वातावरण, संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला। माइकल ने ध्यान से सुना। उनका क्या हुआ? माइकल ने पूछा। रिन्ने के लहजे में थोड़ी गंभीरता आ गई। वे एक युद्ध में नष्ट हो गए। दरअसल एक नस्लीय युद्ध में। यह नरक के बाहर शुरू हुआ, उसमें फैल गया और अंततः इस स्थान तक पहुंच गया। माइकल ने भौहें चढ़ा ली। क्या कोई नस्लीय युद्ध इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उस सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दे? हाँ, रिन ने जवाब दिया। और बात यही खत्म नहीं हुई। उसने अपने कदम धीमे कर दिए। उन्होंने कहा, कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि निचले स्तरों के राक्षस राजा इसमें शामिल थे। माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। निचली मंजिलें, उसने दोहराया। रिन ने सिर हिलाया। जरा सोचो, 56वीं मंजिल पर इतनी भव्य इमारत बनाने की हिम्मत रखने वाली सभ्यता एक खतरा थी, न सिर्फ दूसरी जातियों के लिए बल्कि राक्षसों के लिए भी। उसने फिर चारों ओर देखा। अगर आप एक दानव राजा होते और आप देखते कि एक शक्तिशाली शत्रु आपके क्षेत्र में इतनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा रहा है, तो क्या आप इंतजार करते? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। यह एक अवसर था, रायन ने आगे कहा। दुश्मन का ध्यान भटका हुआ था। युद्ध पहले से ही चल रहा था। हमला करने का ये बिल्कुल सही समय था। वह एक धन से हुए चबूतरे के किनारे के पास रुक गई और नीचे एक अंधेरे कक्ष में देखने लगी। मेरी कक्षा इस जगह को मेरे लिए प्रासंगिक बनाती है, रिन ने कहा। माइकल ने अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। मेरी कक्षा में मुझे निर्माण करना होता है, रिन ने आगे कहा। सिर्फ जोड़ना या संशोधित करना नहीं, बल्कि सचमुच निर्माण करना। मैं जो कुछ भी बनाता हूँ उसका अधिकांश भाग हथियार से संबंधित होता है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। संरचनाएं, घटक, प्रणालियां, कुछ भी जिसे परिष्कृत, सुदृढ़ या बेहतर बनाया जा सकता है। उसने अपने कवच के किनारे को हल्के से थपथपाया। इसी वजह से मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ा है। सामग्रियों के बारे में, वे कहाँ से आती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें कैसे परिष्कृत किया जाता है, कौन से तरीके कारगर हैं, कौन से असफल हैं और कौन से पूरी तरह से वर्जित हैं। रिन ने एक बार फिर खंडहर की ओर इशारा किया। इसी तरह मुझे इस जगह के बारे में पता चला, न केवल ये कि यह मौजूद है, बल्कि यह भी कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता था। हजारों वर्षों के बाद भी, भले ही खोजकर्ताओं और लुटेरों ने इसे पूरी तरह से साफ कर दिया हो, मुझे पता है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अभी भी मौजूद होगा। हो सकता है कि अभी भी कुछ सामग्रियां हों, कलाकृतियां हों, औजार हों। इस तरह के खंडहरों में ये चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन मैं यहाँ इनके लिए नहीं आया हूँ। उसकी गति धीमी हो गई और उसकी निगाहें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, इस सभ्यता का असली महत्व उनके द्वारा संचित वस्तुओं में नहीं था, बल्कि उनके विनाश से पहले उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं में था। माइकल को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई। उनकी विरासत, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। हाँ, रिन्ने अब पूरी तरह से रुक गई और उसकी ओर मुड़कर देखने लगी। वे उस स्तर के रसायन शास्त्री थे जिस स्तर तक अधिकांश सभ्यताएं कभी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने केवल सामग्रियों को ही परिष्कृत नहीं किया, उन्होंने अवधारणाओं को परिष्कृत किया, प्रक्रियाओं को परिष्कृत किया, नियमों के साथ बातचीत करने के तरीकों को परिष्कृत किया। इस सभ्यता का असली खजाना, रिन ने धीमी आवाज में कहा, अभी भी यही है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। और यही वह चीज है, उसने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जिसकी मुझे तलाश है। माइकल ये पूछना चाहता था कि आखिर वह खजाना क्या था। ये शब्द लगभग उसके मुंह से निकल ही गए थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यह एक ऐसी सीमा थी जिसे आसानी से पार नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए वह चुप रहा। उसकी निगाहें उनके पैरों के नीचे पत्थर पर खुदी हुई टूटी हुई रसायन विद्या की नालियों पर टिकी रहीं। रिन ने यह बात नोटिस की। उसने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर खंडहर की गहराई की ओर देखने लगी। मैं खुद ही कह देती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। माइकल ने अपना ध्यान फिर से उस पर केंद्रित कर लिया। रिन ने आगे कहा, जिस खजाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसे सांस लेने वाली धातु कहा जाता है। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सांस लेने वाली धातु, उसने सिर हिलाया। यह कोई रूपक नहीं है, उसने कहा, और यह कोई काव्यात्मक नाम भी नहीं है जिसे किसी ने साधारण सामग्री पर थोप दिया हो। मेरे द्वारा अध्ययन किए गए रिकॉर्ड के अनुसार ब्रीदिंग मेटल उनकी सबसे बड़ी रचनाओं में से एक थी। इसे न तो खनन करके निकाला गया था, न ही इसे सामान्य अर्थों में गढ़ा गया था। इसे उगाया गया था। माइकल की आंखें तेज हो गईं। कितनी वृद्धि हुई, ये सब कुछ निगल जाता है, रिन ने कहा। अन्य धातुएं, मिश्र धातुएं, दुर्लभ पदार्थ, यहाँ तक कि कानून से युक्त पदार्थ भी, यह उन्हें खा जाता है और उनके गुणों को अवशोषित कर लेता है। वह उसे देखी। शक्ति, घनत्व, चालकता, आत्मीयता,
स्थिरता, उपभोग की गई सामग्री में जो भी गुण होते हैं, सांस लेने वाली धातु उन्हें सीख लेती है। माइकल को सदमे की एक हल्की लहर महसूस हुई। उन्होंने आगे कहा, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। जब तक इसे खाने के लिए कुछ मिलता रहेगा, ये खुद को बेहतर बनाता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा, अधिक जटिल होता रहेगा। यह आपकी इच्छानुसार कुछ भी हो सकता था। ये वास्तव में एक अनमोल विरासत थी। ये रिन का भविष्य में माइकल को पीछे छोड़ने का आत्मविश्वास था। अगर वह इस धातु से अपनी नींव मजबूत कर लेती तो उसकी शक्ति अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाती। सांस लेने वाली धातु के गुणों के बारे में सुनकर माइकल के मन में जो पहला विचार आया वह सरल था। वाह, यह उसके मरे हुओं को विकसित करने या सीधे उनके साथ विलय करने के लिए एक बेहतरीन सामग्री साबित हो सकती है। लगभग तुरंत ही उसका ध्यान लिली की ओर चला गया। समानताओं को नजरअंदाज करना असंभव था। सांस लेने वाली धातु की बढ़ने और मजबूत होने की क्षमता उसे उसकी याद दिला रही थी। अगर ऐसी सामग्री का इस्तेमाल उसके अगले विकास में किया गया तो परिणाम शायद भयावह होंगे। सांस लेती हुई धातु ऐसी लग रही थी मानो वह शुरू से ही उसके लिए बनाई गई हो। इस एहसास ने उनके विचारों को एक खतरनाक दिशा में मोड़ दिया। माइकल ने खुद को इससे पहले रोक लिया कि वे बहुत आगे बढ़ जाते, लेकिन इससे पहले कि कुछ संदिग्ध विचार मन में आते। अगर धातु बढ़ सकती है तो उसे विभाजित क्यों न किया जाए? अगर यह अन्य पदार्थों को खाकर खुद को मजबूत कर सकती है, जैसा कि रिन ने कहा था, तो शायद इसे एक व्यक्ति के बजाय आंशिक रूप से विकसित किया जा सकता है। शायद इसे संसाधन खिलाकर इसके कई हिस्सों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना भी संभव हो। यह विचार कुछ क्षणों के लिए मन में बना रहा। अंत में उसने पूछा ही नहीं। माइकल में अब भी स्वाभिमान की भावना थी और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वह री को अपनी आंखों में चल रही चालबाजियों का पता नहीं चलने देना चाहता था। कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं, खासकर वे जो सहयोग के बजाय शोषण की ओर इशारा करती हो। उसने खुद को उस धड़कते हुए धातु के बारे में सोचना बंद करने के लिए मजबूर किया और अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया। इसके अलावा अभी तक इनमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं था। उन्हें धातु भी नहीं मिली थी। ऐसे परिणामों के बारे में अटकलें लगाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी जो शायद कभी घटित न हो। स्थिति को जटिल बनाने या माहौल को बिगाड़ने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वहां केवल वही एक व्यक्ति मौजूद था जो संभावित रूप से उसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता था। फिलहाल संयम बरतना ही समझदारी भरा विकल्प था। माइकल ने अपना ध्यान वापस वर्तमान पर केंद्रित किया और उसकी ओर देखा। तो उसने पूछा, अब हमें क्या करने की जरूरत है? अभी के लिए, उसने सरल शब्दों में कहा, आपको बस स्थिर खड़े रहने की जरूरत है। माइकल ने ठीक वैसा ही किया और उसे अपने से दूर जाते हुए देखता रहा। वह नीचे झुकी और एक हाथ जमीन पर रखा। उसकी हथेली के नीचे एक हल्की सी चमक फैल गई और प्रकाश की रेखाएं धीरे धीरे, सावधानीपूर्वक और सधी हुई बनने लगी। फिर प्रतीक बने, उसके बाद वृत्त, एक के बाद एक जटिल पैटर्न में पत्थर के फर्श पर फैलते गए। काम करते समय वह बिना रुके बोलती रही। उन्होंने कहा, इस सभ्यता का खजाना अब तक इसलिए सुरक्षित रह सका क्योंकि वे अपनी सबसे मूल्यवान वस्तुओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण खजानों को सख्त नियमों द्वारा शासित स्थानों में रखने की आदत थी। माइकल चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, उनका मानना था कि कोई भी वास्तव में कीमती चीज आसानी से वापस नहीं मिलनी चाहिए। उनके लिए मूल्य साबित करना जरूरी था। बोलते समय उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी, प्रतीक आपस में जुड़ते गए, वृत्त एक बड़ी आकृति में सिमटते गए। यह मान्यता उनकी रसायन शास्त्र की समझ से उत्पन्न हुई थी, रिन ने कहा। सच्चे रसायनशास्त्री पदार्थों को निर्जीव वस्तु नहीं मानते थे। हर चीज का अपना भार, स्मृति और उद्देश्य होता था। धातु, पत्थर, यहाँ तक कि तरल पदार्थ भी। इन सभी की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती थी कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। माइकल की निगाहें बन रही पंक्ति का पीछा करती रहीं। उन्होंने आगे कहा, उनकी विचारधारा में जो खजाना बिना किसी कीमत के लिया जा सकता था, वह खजाना नहीं था, वह अतिरिक्त था। ऐसी चीज जिसकी सुरक्षा के लायक नहीं थी। अगर आप उसे वापस पाना चाहते थे तो आपको ये साबित करना होता था कि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी समझ और आपका संकल्प उस समय के बराबर ही मजबूत थे जब आपने उसे सुरक्षित रखा था। उसने एक पल के लिए ऊपर देखा, फिर वापस चित्र बनाने लगी। उदाहरण के लिए, उनकी एक परंपरा थी जिसमें खजाने के डिब्बे जैसी कोई चीज शामिल थी। जब वे कोई महत्वपूर्ण चीज रखना चाहते थे तो वे उसे अंदर बंद कर देते थे, लेकिन जब मालिक बाद में उसे निकालने की कोशिश करता था तो डिब्बा एक सवाल पूछता था। एक सवाल, माइकल ने दोहराया। उसने सिर हिलाया। अगर मालिक ने सही जवाब दिया और डिब्बा बनाते समय तय किए गए नियमों के अनुसार उत्तर दिया तो वह खुल जाएगा। अगर वह गलत उत्तर देता है तो अंदर का खजाना नष्ट हो जाएगा। माइकल ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उनके लिए, उसने शांत भाव से कहा, उस विनाश का मतलब था कि व्यक्ति उस वस्तु की उतनी परवाह नहीं करता था। अगर आपको याद नहीं है कि आपने उसे क्यों सील किया था या उसमें क्या मायने रखता था, तो आपको उसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई। यह उनके बीच एक परंपरा थी। यह उनकी नस्ल से जुड़ी कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत सांस्कृतिक चीज थी। केवल वही व्यक्ति जो उनके इतिहास से परिचित हो इसे इसके वास्तविक अर्थ में पहचान सकता था। माइकल ने चुपचाप उसके शब्दों को सुना। माइकल कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, आप मुझे ये सब समझा रहे हैं? उसने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करने वाले हैं वह इसी तर्क पर आधारित है। रिन ने उसकी ओर पीछे मुड़कर देखा और सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, ऐसा ही है। वह कुछ पल के लिए हिचकिचाई, उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। उन्होंने आगे कहा, मुझे बस उम्मीद है कि यह कोई तकनीकी कार्य हो, कोई यांत्रिक कार्य। और अगर ऐसा नहीं है तो? माइकल ने पूछा। रिन ने धीरे से सांस छोड़ी। तो फिर यह एक सवाल है। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज में डर नहीं झलक रहा था, लेकिन उसमें सावधानी जरूर थी।
उन्होंने आगे कहा, अगर यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं पता तो मुझे कुछ जोखिम उठाना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अंतिम प्रतीक अपनी जगह पर स्थापित हो गया। जादुई वृत्त हल्की सी गूंज के साथ गूंज उठा, प्रकाश उत्कीर्ण रेखाओं से तरल की तरह बहने लगा। फिर चमक ऊपर की ओर उठी और आकृति के ऊपर एक तैरते हुए हल्के प्रकाश के गोले में विलीन हो गई। एक अनुमान, गोले के अंदर धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी, पहले खंडित फिर स्पष्ट। प्रतीक, परतें, एक संरचना धीरे धीरे आकार ले रही थी। तैरते हुए गोले में एक बार स्पंदन हुआ, फिर 2 बार। उसके भीतर प्रकाश सघन हो गया, अंदर के बदलते प्रतीक एक सीध में आ गए। एक स्पष्ट भावहीन आवाज बाहर गूंजी, न पुरुष की न स्त्री की। प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल प्रारंभ हो गया है। माइकल की मुद्रा थोड़ी सख्त हो गई। आवाज ने आगे कहा, 4 प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए कम से कम 3 प्रश्नों का सही उत्तर दें। गोला चमक उठा, निर्धारित सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर पहुंच समाप्त कर दी जाएगी। रिन की उंगलियां बगल में फड़क रही थी, लेकिन वह स्थिर रही। गोला धीरे धीरे घूमने लगा और प्रतीक खुद को एक नए विन्यास में व्यवस्थित करने लगे। पहला प्रश्न,